जय श्री राम दोस्तों। तो मैं हिंदू राव साहब सिंह लोधी अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिस्ट्री पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम जानते हैं आज कॉलोनिज्म के बारे में या उपनिवेशवाद के बारे में। तो आइए हम जानते हैं। तो मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद की परिभाषा। तो उपनिवेशवाद नए उपनिवेशों को अर्जित करने की नीति है। उपनिवेशवाद वह भूप्रदेश है जो एक विदेशी राज्य द्वारा शासित है और जिसकी जनता को अपने ही देश में राजनीतिक व आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। उपनिवेशवाद वह स्थिति है जिसमें किसी देश की जनता द्वारा अपने को राजनीतिक सत्ता प्राप्त उनके हाथ में न रह के किसी दूसरी विदेशी शक्ति के हाथों में सत्ता प्राप्त रहती उसे ही उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए तो भारत 1947 के पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था और जो भारत में यहाँ की जनता थी वो अपना स्वयं का राजनीतिक कोई उसका वो नहीं था। उसके लिए राजनीतिक सत्ता किसके पास थी? इंग्लैंड के पास थी। तो अर्थात कि कोई भी देश जो उपनिवेश किसी दूसरे देश का होता है तो जो देश उसका उपनिवेश होता है सत्ता उस देश की वहाँ पे होती है। डेफिनेशन ऑफ कॉलोनिज्म। तो उपनिवेशवाद की परिभाषा। तो अगेनस्की जी ने उपनिवेशवाद की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। उन सभी क्षेत्रों को हम उपनिवेशवाद कहेंगे जो एक विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं तथा जिसके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अर्थात इन्होंने यह कहा है कि हम उस देश के लिए उपनिवेशवाद कहेंगे जिसके लिए ना तो राजनीतिक सत्ता, जहाँ के निवासियों के लिए ना तो राजनीतिक सत्ता है और ना सामाजिक स्वतंत्रता। अर्थात उदाहरण के लिए देख लिया जाए तो 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में जब भारतीय चाह नहीं रहती कि हम विश्व युद्ध लड़ें, लेकिन इंग्लैंड ने भारत के लिए ऑटोमेटिकली भारतवासियों से बगैर पूछे ही प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। तो यह उपनिवेशवाद ही तो है। उपनिवेशवाद के विकास की सहायक दशाएं उपनिवेशवाद के प्रसार के कारण। तो आइए जानते हैं हम उपनिवेशवाद के कारण या उपनिवेशवाद फैलने के कारण। तो उग्र राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद फैलने का प्रमुख कारण है उग्र राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में यूरोप में उन उग्र राष्ट्रवाद की भावना अपनी चरम सीमा पर थी जिसके कारण यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करना अपना कर्तव्य समझा और इंग्लैंड और हॉलैंड जैसे छोटे देशों के अधीन विशाल साम्राज्य देखकर दूसरे राष्ट्रों में भी साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई। यह बात उनके राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक थी। इन बातों से साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। जब इतने यूरोप के इंग्लैंड हॉलैंड जैसे छोटे छोटे राज्य यह कहा करते थे कि हमारे साम्राज्य में कभी सूरज नहीं ढलता, तो बाकी जो बड़े देश थे फ्रांस, रूस, इनके लिए भी उनकी तरह उपनिवेशवाद अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उग्र राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। यातायात व संचार के साधनों का विकास। जब यातायात एवं संचार के साधनों का विकास होगा तो नवीन खोजें बढ़ेंगी, तो इससे उपनिवेशवाद और ज़्यादा बढ़ेगा। साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेश पर अधिकार। तो साम्राज्यवाद की दृष्टि से युद्ध की दृष्टि महत्वपूर्ण प्रदेशों पर अधिकार भी करना जरूरी है, जिससे कि अपना साम्राज्यवाद फैलता रहे। वह अपना जब साम्राज्य बड़ा होगा तो वहाँ की युद्ध में सहायता अपने को मिलेगी। नए बाजारों की खोज। जब वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, नवीन मशीनीकरण हो चुका है जिसके कारण हर एक वस्तु का उत्पादन बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से व बहुत ही जल्दी होने लगा है, तो नवीन खोजों की या नवीन बाजारों की खोज बढ़ेगी क्योंकि अब अपने को एक बाजार चाहिए जिससे अपनी वस्तुओं का व्यापार वहाँ पर कर सकें। तो नवीन बाजारों की खोज। तो अविकसित देश हैं तो वहाँ पे अच्छी उन्नत किस्म की एक तो कच्चा माल प्राप्त होता है वहाँ पे, और कच्चे माल के लिए अच्छा बना के बेचो तो अधिक मुनाफा भी हो। तो नवीन बाजारों की खोज। और राजनीतिक कारण। तो इसके अंदर आ जाएगा प्रतिवर्ष यूरोप में हजारों व्यक्ति बाहर जाकर बस जाते थे एवं इस प्रकार उनकी अपनी मातृभूमि से संबंध टूटता जा रहा था। यह उपनिवेशवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि बाहर जाने वाले व्यक्तियों को वहां बसाया जा सके जिसमें मातृभूमि से उनका संबंध न टूटे और वहां रहकर साम्राज्य स्थापित करने में सहायक सिद्ध हों।
तो अब जो कोई भी पहले यूरोप में व्यक्ति वहाँ से जाके किसी दूसरे देश में रुकने लगते थे, अपनी मातृभूमि से उनका संबंध टूट जाता। इसलिए राजनीतिक कारण एक ऐसा स्थापित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर जाता है तो वहाँ पर रुक के भी वह अपने देश की वहाँ पे बताए या अपने देश की वहाँ पे सहायता करे। सामाजिक कारण, तो इसका सामाजिक कारण भी एक हो जाएगा। इंग्लैंड तथा जर्मनी में औद्योगिक व्यवस्था को अपने शिखर पर होने के कारण अच्छी युवकों के लिए अपने देश में नौकरियों के अवसर कम होते जा रहे, किंतु उपनिवेश की सेनाओं उनके शासकों व्यवसायों में प्रगति करके उन्हें सफलता के अवसर पर प्राप्त हो सकते थे। अर्थात राजनीतिक सामाजिक कारण में आ जाएगा। जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, उस समय यहाँ जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ के युवा बेरोजगार होने लगे। उसके बाद में युवा बेरोजगार हुए तो उनके लिए सेना में भर्ती किया गया। अब जब सेना में भर्ती किया गया तो अपने देश में तो लगाएंगे नहीं, तो जो उपनिवेश था तो उपनिवेश पे उन्होंने उन अपने देश के युवाओं के लिए रोजगार देने के मदद सेना में भर्ती करके उन उपनिवेशों पर स्थापित कर दिया या सेना में बदल कर उनके लिए उपनिवेश पे बैठा दिया, जिससे उपनिवेश की सुरक्षा होगी और अपने देश के युवाओं के लिए रोजगार भी मिल जाएगा। पूंजी निवेश की सुरक्षा की आवश्यकता हुई थी, राजनीतिक प्रभुत्व पर जोर। तो अब पूंजी निवेश की सुरक्षा के लिए तो उपनिवेशवाद तो वैसे भी चाहिए पड़ता है। ईसाई धर्म के प्रसार की भावना, उपनिवेशवाद का मुख्य कारण है ईसाई धर्म की प्रसार की भावना। यूरोपीय ईसाई धर्म का प्रसार भी करना चाहते थे। इसके लिए यह आवश्यक था कि एशिया तथा अफ्रीका उपनिवेशवाद की स्थापना की जाए। ईसाई धर्म के प्रचारक यह चाहते थे कि एशिया व अफ्रीका में भी ईसाई धर्म फैले और जिससे कि ईसाइयों की जनसंख्या बढ़े। एशिया व अफ्रीका की अनुकूल परिस्थितियाँ, उपनिवेशवाद के लिए एशिया व अफ्रीका जैसे अल्प विकसित देशों की परिस्थितियाँ अनुकूल थीं। तो एशिया व अफ्रीका के देश उस समय यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में काफ़ी पिछड़े हुए थे। यूरोपीय ये साम्राज्यवादी देश इन देशों से अपना बाजार बनाना चाहते थे, जिसके लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। एशिया तथा अफ्रीका देशों में जो सरकारें थीं उससे जनता असंतुष्ट थी। उन्हें आशा थी कि विदेशी वहां पर जो सरकार कायम करेंगे उससे राहत मिलेगी और साम्राज्यवादी देशों ने इसका लाभ उठाया। उदाहरण के लिए चलो चीन के लिए देख लेते हैं। वहां पे जनता शोगुन, जो चीन पे एक साम्राज्य था, उसके खिलाफ बहुत ही असंतुष्ट थी और तो अन्य यूरोपीय देशों ने उसका फायदा उठाया और शोगुन वंश के लिए अपने कब्जे में करके बाकी चीन का अधिग्रहण कर लिया। तो यह भी एक साम्राज्यवाद के लिए उनके लिए क्योंकि फायदा हो, क्योंकि यदि जनता वहाँ की समझ जाती कि ये शोगुन के खिलाफ नहीं बल्कि ये हमारे खिलाफ ये यूरोपीय लड़ रहे हैं या यूरोपीय षड्यंत्र जनता के खिलाफ करे ना कि शोगुन वंश के खिलाफ, तो चीन साम्राज्यवाद की दृष्टि से बच जाता।